यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसके यहाँ पर टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3 है ये अभी यहाँ पर संडे को है जो, ठीक है। ये टेस्ट नंबर 3 होगा। और यहाँ से देखो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर इसमें ज्योग्राफी के 75 और यहाँ पर करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पर 2 दिन पहले जो पेपर संडे को है वो पेपर लेटेस्ट पेपर है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। और सुबह में मॉर्निंग में मैंने आपको कराया है यूकेटी का जो अपना चैनल है इसका पेपर जो इकोनॉमिक का है। इकोनॉमिक में मैं करा चुका हूँ 6 नंबर, और इकोनॉमिक का 7वां मैंने कराया यहाँ पर, वो भी इकोनॉमिक का ही है 7वां नंबर भी, वो भी यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स पर होगा। तो आपकी करंट अफेयर्स अच्छी करनी है तो यहाँ पर अगस्त और सितंबर की मैंने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं, वो कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ इकोनॉमिक के ही वो पर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला निम्नलिखित गैसों में से कौन सी सौर पवनों के कारण आधिकालिक वायुमंडलीय गैसों को नष्ट हो जाने के उपरांत पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल के प्रमुख रूप में विद्वान थी। आंसर हो जाएगा पहले का करेक्ट आंसर। एक तो देखो यहाँ से इसमें होगा पहला जलवाष्प, ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा जो आंसर हो जाएगा इसमें ये आपका होगा हीलियम, सॉरी अमोनिया, ठीक है। तो ऐसे आंसर क्या होगा 1 2 5, 1 2 3 और छठा, ठीक है, 1 2 3 और छठा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ऑक्सीजन और यहाँ पर हीलियम इसमें नहीं होती, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो 1 2 3 और 6 यहाँ से करेक्ट आंसर सी नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भूकंप की जो भूगर्भिक तरंग है उसके संबंध में विचार करना है। पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जो पृथ्वी की ठोस और द्रव दोनों परतों के गमन कर सकती हैं, पहली बात। सेकंड का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट होगा, राइट। पहली बात यहाँ से सही है क्योंकि यहाँ पर पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे अथवा संपीड़ित तरंगे होती हैं जिनमें कणों की गति तरंग संचरण की दिशा में होती है, और ये सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली भूकंपी तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गमन कर सकती है। सेकंड, एस तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं जिनमें कण तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। सेकंड बात भी क्या होगी यहाँ से, ये गलत हो जाएगी क्योंकि एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जिनमें कण की गति संचरण की दिशा के लंबवत होती है। किधर होती है, जो कण की दिशा के लंबवत होती है, और ये केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती है, राइट। ये बात इसकी गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है। दूसरे का आंसर यहाँ से एक बात सही है। क्वेश्चन तीसरा है, भूपटल में अत्यधिक गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने से निर्मित अंतर्वेदी अग्नि चट्टान की एक बड़ी गुंबदनुमा आकृति जो प्रायच्छादन प्रक्रिया के बाद धरातल पर दिखती है उसको किस नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा तीसरे का, इसको जानते हैं करेक्ट आंसर ये बैथोलिथ के नाम से, ठीक है। इसमें क्या, बैथोलिथ सबसे बड़े और सबसे विशाल अंतर्वेदी पिंड है जो धीरे धीरे ठंडे होते हैं और यहाँ पर मैग्मा भूपटल से गहराई पर निर्मित होते हैं। ये मुक्तक ग्रेनाइट या इसी तरह चट्टान से बने होते हैं और यहाँ पर पार्श्व तथा ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में कई किलोमीटर तक विस्तृत होते रहते हैं, ठीक है। आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर विचार करना है। मध्य महासागरीय कटक के दोनों ओर चट्टानों की आयु आश्चर्यजनक समानताएं होती हैं। पहली बात क्या होगी, चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात, महासागरीय परपट्टी की चट्टानों का महाद्वीपीय चट्टानों से काफ़ी प्राचीन होना होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो महासागरीय परपट्टी वास्तव में महाद्वीपीय जो परपट्टी तुलना में नवीन है, जहाँ सबसे पुरानी महासागरीय चट्टानें 200 मिलियन वर्ष से कम पुरानी होती हैं जबकि महाद्वीपीय चट्टानें 3000 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी होती हैं, इसलिए सेकेंड गलत है। महासागरीय नितल की तलछट की काफ़ी पतली होती है, महासागरीय नितल की तलछट की काफ़ी पतली परत होती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से सही क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र तल पर तलछट की जो परतें पतली और अपेक्षाकृत नवीन है। यहाँ पे नवीन नहीं बोल सकता था आपसे, यह बोल सकता था पतली और अपेक्षाकृत पुरानी बोल सकता था, पुरानी बोलता तो गलत हो जाता। आपको सिर्फ पतली नहीं याद रखना है, ये भी याद रखना है कि नई यहाँ पर परतें थी, ठीक है, जिससे यहाँ पर ये पुष्टि होती है कि मध्य महासागरीय कटक में नई भूप्रपट्टी सतत रूप से निर्मित हो रही है ना। तो यहाँ से 1 3 करेक्ट है आंसर। चौथे का क्या हो जाएगा, बी बात यहाँ से 2 स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्लेट सीमा प्रकार यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर इसके उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है। देखते हैं 5वें को। पहली बात है अपसारी सीमा, अपसारी सीमा हो जाएगा आंसर इसका। जो पहली बात है ये अपसारी सीमा प्लेट पर अलग होती है, ठीक है, प्लेटें अलग होती हैं जो यहाँ पर मध्य महासागरीय कटक जिस पर ज्वालामुखी गतिविधियों के माध्यम से नई भूपरपट्टी का निर्माण करती हैं, और मध्य अटलांटिक कटक इस प्रक्रिया का एक विशिष्ट उदाहरण है जहाँ नई महासागरीय भूपरपट्टी का निरंतर निर्माण हो रहा होता है। पहली बात सही है। रूपांतरण सीमा बोला पेरू, चिली, गर्द, ठीक है, सेकेंड बात यहाँ से
गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर रूपांतर जो सीमा होती है, प्लेटें एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से खिंच सकती हैं, जिससे भू प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। ये विनाश किए गए जो भ्रंश है उस क्षेत्र निर्मित होते हैं। हालांकि पेरू चिली गर्त एक रूपांतर जो भ्रंश है वो नहीं है, बल्कि परिवेष्टन के कारण ये निर्मित एक गहरा गर्त होता है। सेकेंड गलत। अभिसरण सीमा क्या होती है? देखो, अभिसरण सीमाओं पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे होती है, जिससे क्या होता है, परिवेष्टन क्षेत्र ज्वालामुखी चाप बनता है। और सैन एंड्रियासिस भ्रंश एक अभिसरण सीमा नहीं है, बल्कि कैलिफोर्निया में एक रूपांतर भ्रंश है। तीसरी बात गलत, ओनली वन करेक्ट है, एक बात सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? छठा। ठीक है, देखते हैं इसको। भारतीय प्लेट के संचलन के अनुसार निम्नलिखित भूवैज्ञानिक घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला, भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराव। राइट, पहला क्या होगा? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी जो रहेगी, जो यहाँ से सीरियल वाइज लगाना है, कौन कौन सा पहला हुआ और कौन कौन सा बाद में। भारतीय प्लेट का गोंडवाना, भूभाग से पृथक्करण, हिमालय का निर्माण और उत्थान, और विषुवत रेखा से उत्तर की ओर भारतीय प्लेट का संचलन। आंसर हो जाएगा इसका पहला, भारतीय प्लेट का गोंडवाना, भूभाग से पृथक्करण। ठीक है, उसके बाद आपका होगा विषुवत रेखा पर उत्तर की ओर भारतीय प्लेट का संचलन। उसके बाद आपका हो जाएगा भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट की टकराना। और उसके बाद आपका हो जाएगा तीसरा मतलब हिमालय निर्माण का उत्थान। 2 4 1 3 इसका आंसर होगा। तो 2 4 1 3 ए नंबर क्या है, छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। अपक्षय एक स्वस्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का संचलन बिना ही उनका विघटन और अपघटन क्या होता है? पहला, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। किसी क्षेत्र में अपरदन की तीव्रता काफ़ी हद तक पूर्व में हुए अपक्षय की मात्रा पर निर्भर करती है। सेकेंड बात पे स्टेटमेंट क्या होगी इसकी? ये भी सही है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो किसी क्षेत्र में अपरदन की तीव्रता और प्रभावकर्ता पर पूर्व में हुए अपक्षय की मात्रा का बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर किसी घिसी चट्टानें नई सघन चट्टानों के समूह की तुलना में अधिक आसानी से हटाई जा सकती हैं। इस प्रकार क्या होगा? अपक्षय अपरदन के लिए एक प्रारंभिक चरण के रूप में काम करेगा। दोनों बातें सही है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8वां है। निम्नलिखित कारकों जो है उनके जो उनमें से कौन मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? आंसर हो जाएगा मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। करेक्ट आंसर, एक तो देखो, एक तो यहाँ से आपका मूल सामग्री। ठीक है, स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें देखो एक तो आ रहा है आपका मूल सामग्री। राइट, उसके बाद स्थलाकृति, ये भी क्या है, यहाँ से मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। राइट, और जलवायु कैसे करेगा? क्योंकि तापमान और मृदा है उसको लेकर के जो वर्षा रासायनिक जो अपक्षय है उसके दर को, गतिविधि को दोनों नियंत्रित करेगा। ये भी सही हो जाएगा। जैविक क्रियाएं क्या होंगी? जैविक क्रियाएं जो वनस्पति अपघटन ह्यूमस है वो बनाएंगी। ठीक है, और समयावधि क्या है? समयावधि का क्या मतलब यहाँ पर? आप सोचोगे कि समयावधि यहाँ पर क्यों है, ये गलत है या सही है? सही है समयावधि भी। क्यों? क्योंकि समयावधि इन कारकों के क्रियाशील की अवधि को, मृदा की संरचना को, परिपक्वता को निर्धारित करती है। इस वजह से पांचों बातें क्या है? करेक्ट है। 8वें का आंसर यहाँ से सभी से हो जाएंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से किस में भू आकृतिक विज्ञान में वृहद संचलन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? आंसर हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये देखो, इस वृहद संचलन आच्छादन होता है कि प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करना, जो उच्च से निम्न ऊंचाई तक की सामग्री को स्थानांतरित करके भू आकृतियों को नया आकार देते हैं। ठीक है, बी यहाँ से क्या होगा स्टेटमेंट इसका? करेक्ट आंसर होगा 9वें का। राइट, यह प्रक्रिया विभिन्न ढलानों पर संचालित होती है, जो कम तीव्र से लेकर तीव्र ढलान तक होती रहती है। इसमें धीमी गति और उछाल से लेकर तीव्र भूस्खलन मलबे प्रवाह होते रहते हैं, चट्टान से गिरने तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, बी यहाँ से करेक्ट होगा। घाटियों और उनके यहाँ पर निर्माण के संबंध में विचार करना है। गार्ज का आशय एक गहरी घाटी से है, जिसके किनारे खड़ी ढलान वाले होने के साथ यहाँ पर शीर्ष और आधार पर लगभग बराबर चौड़ाई होती है। पहली बात क्या होगा? 10 का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा। राइट, क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर जो एक गार्ज एक गहरी संकरी घाटी होती है। ठीक है, जिसके किनारे जो अत्यधिक तीव्र से लेकर लगभग खड़ी ढलान वाले यहाँ पर देखे जाते हैं, और जो मुख्य रूप से प्रतिरोधी चट्टान वाले होते हैं। राइट, और इससे निर्मित होते हैं, और ये आमतौर पर ऊपर से नीचे की ओर दोनों तरफ में लगभग समान चौड़ाई पर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पार्श्व कटाव है वो न्यूनतम हो सके, इसलिए पहली बात सही है। कैनियन गार्ज से सक्रिय होती है, और आमतौर पर इनका निर्माण कठोर और विशाल चट्टानों से होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर जो कैनियन गार्ज से भिन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर नीचे की ओर तुलना में
ऊपर से चौड़ी होती है और आमतौर पर क्षैतिज रूप से बिछी तलछटी चट्टानों में विकसित होती है, जहाँ कटाव, ऊर्ध्वाधर एवं पास दोनों यहाँ पर होते हैं। सेकेंड बात गलत है। ओनली वन करेक्ट है। आंसर 10वें का एक बात सही है। 11 नंबर है काष्ठ स्थल रूप और विवरण। देखते हैं इसको 11वें को। पहला बोल रहा है घोल रंध्र। राइट, घोल रंध्र क्या होते हैं इनको पहले देखते हैं। देखो, घोल रंध्र एक कीपाकार गड्ढा होता है जिसका निर्माण सतही सामग्री के भूमिगत जो गुहाएं होती हैं उसमें धंस जाने के कारण होता है। ये काष्ठ भू आकृति का एक यहाँ पर विशिष्ट अपर्दनात्मक स्थल रूप होता है। पहली बात क्या है, यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट क्या होगा? ये गुफा छत की यहाँ पर से लटके हुए हिम स्तंभ होते हैं, जैसे कि जिनका निर्माण टपकते जल के कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेपण से होता है। ठीक है, सेकेंड बात गलत है। स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट क्या होता है? स्टेलेग्माइट जो कंदराएं होती हैं फर्श से ऊपर की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। वास्तव में स्टेलेग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले जो चूना मिश्रित जल है उससे बनते हैं। ठीक है, तो ये बात ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है। तो एक बात यहाँ से इसकी 11 नंबर की करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? केवल एक ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हिमनद यहाँ पर स्थल रूप है, स्थल रूप, और यहाँ पर इसका विवरण दे रखा है, क्या होगा? सर्क। सर्क क्या है? देखो, सर्क यहाँ पर है एक कटोरे के आकार का गड्ढा होता है जो हिमनदी घाटी के शीर्ष पर पाया जाता है, और ये क्षेत्र हिमनद अपघर्षण व घर्षण की क्रिया से क्षरित होता है। पहली बात यहाँ से सही है। मोरेन। मोरेन क्या होता है? देखो, मोरेन यहाँ पर है ये हिमनद के किनारे मध्य भाग का एक अंतिम छोर है। हिमनदी अवसाद के रूप में बनने वाली जो कटक नुमा संरचना होती है वो होती है जो हिमनद के क्षेत्र में कमी आने के दौरान एकत्रित होती है। सही है। तीसरा, ड्रेमलिन क्या होता है? देखो, ड्रेमलिन यहाँ पर ये मैंने यूकेटी का टेस्ट वहाँ पे समझाया था आपको, टॉपिक है ना। ड्रेमलिन था हिमनदी अवसाद से बनी एक लंबी पहाड़ी होती है जिसका गोल सिरा हिमनद विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। 12वें का आंसर 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13, बालुका टिब्बे। बालुका टिब्बों के संबंध में विचार करना है। बरखान और चंद्राकार डिब्बे होते हैं जिनके सुरंग पवन की दिशा के विपरीत होती है, तब ये बनते हैं जब पवन की दिशा बदलती रहती है। पहला क्या होगा? 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर 9 चंद्राकार डिब्बे जिनकी जो भुजाएं होती है पवनों की दिशा से निकली होती हैं वो बरखान कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बरखान। ठीक है, गलत हो गया। परवलिक डिब्बे के उभरे हुए हिस्से के पवन की ओर होते हैं और ये अक्सर पेड़ पौधे से स्थिर होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। केवल 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? केवल दूसरा नंबर की बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है। एक ऐसा यहाँ पर वलन जिसमें परत लगभग क्षैतिज हो जाती है और बहुत ही अधिक संपीड़ित बल के कारण एक भुजा दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का परिवलन या शयन वलन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परिवलन या शयन वलन इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तब बनता है जब ऊपरी वलन और तीव्र हो जाता है और बहुत अधिक संपीड़ित बल के कारण एक भुजा दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है। ये जो तरह है परत लगभग क्षैतिज हो जाती है। ठीक है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर 14 का। 15 नंबर है। 15 नंबर, पृथ्वी की परपटी में तनाव बलों के कारण बनने वाले भ्रंश जिनके परिणाम स्वरूप धरातलीय क्षेत्र में वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का सामान्य भ्रंश। राइट, समान भ्रंश होता क्या है? देखो, समान भ्रंश से जो ये आंतरिक भाग से होने वाले तनाव के कारण जो बल होता है वो समान भ्रंश का निर्माण करता है। इस भ्रंश में धरातलीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होगी? धरातलीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। 16, पृथ्वी के वायुमंडल के परत के संबंध में बताना कौन सा गलत है। देखते हैं, इसमें जो गलत स्टेटमेंट होगा ये हो जाएगा यहाँ से जो बोले 16 में, ये समताप मंडल की विशेषता है कि यहाँ पर यहाँ धूल और ओजोन की अनुपस्थिति के कारण ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। ये बात क्या होगी इसकी? ये बात गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इसमें गिरावट ऊंचाई के साथ साथ नहीं होती है। गलत हो गया। क्वेश्चन 70 नंबर है, देखते हैं इसको। 70 नंबर है। पहला स्टेटमेंट, धरातल से ऊर्जा का उत्सर्जन दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है। पहला 17 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। अवशोषित और यहाँ पर सौर ऊर्जा का लगभग 1/3 भाग वायुमंडल और यहाँ पर अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से इसका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी की सतह पर इस ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में उत्सर्जित करती है, जिसे स्थलीय विकिरण कहता है, और ये बाहर जाने वाला विकिरण
चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी का जो सतह है उसके द्वारा प्राप्त कुल 51% ऊर्जा से लगभग 34% यहाँ पर जो वायुमंडल में वापस भेज दी जाती है और 17% अंतरिक्ष में चली जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। डेटा, दोनों डेटा आपको याद रखना है। क्या होगा? सी यहाँ से 17 का करेक्ट आंसर है। 18 नंबर है, ये दाब पेटी उष्ण पछुआ पवनों के शीत ध्रुवी पवनों के विसरण नाम स्वरूप यहाँ पर गतिक रूप से बनती है, जिसमें उठती वायु धाराएं क्रमिक चक्रवाती विक्षोभ की परिवर्तनशीलता को दर्शाता है और इसमें मौसम स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यहाँ पर इनका जुलाई से में उत्तर की ओर, जनवरी में दक्षिण की ओर स्थानांतरण भी होता है। तो यहाँ पर ये जो विवरण है निम्नलिखित में से कौन सी दाब पेटी का बात बता रहा है? ये दाब पेटी के कौन सी विवरण कर रहा है? इसमें आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर। उपध्रुवी निम्न दाब पेटी क्या होगा? सी यहाँ से 18 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर है, पूर्वी पवनों या व्यापारिक पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों में विषुवत रेखी निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक पवनें, जिन्हें पूर्वी पवनें भी कहा जाता है, ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियाँ से विषुवत रेखा के यहाँ पर निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होंगी। उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित करती हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ये आपको डायरेक्शन लिख लेना है। ठीक है, माइंड में थोड़ा सा डाउट नहीं करना है, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको लिखना है, वो इस वजह से गलत है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 19 का ये बात यहाँ से इसकी सही हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से इसमें बोले, ये एक शुष्क और यहाँ पर तीव्र पवन है जो पर्वतों के प्रति पवन ढलानों के नीचे की ओर प्रवाहित होती है, जिससे यहाँ पर प्राय 1 घंटे के अंदर तापमान अचानक 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। मुख्य रूप से अल्पस क्षेत्र में प्रवाहित होती है तथा यहाँ पर बर्फ के यहाँ पर तेजी से पिघलाने के साथ साथ स्वच्छ मौसम की स्थिति को विकसित करने के लिए भी जानी जाती है। क्या होगा? ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है फोन की। ठीक है, फोन क्या होगा? यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से कोरियलिस बल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण विकसित होता है, जिसके परिणामस्वरूप गतिमान पवनें सीधी रेखा के बजाय एक वक्र जो पथ है उसमें चलती है। ठीक है, या उसमें बहती हैं। पहली बात क्या होगी? 21 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है इसका। सेकेंड बात है, ये विषुवत रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर शून्य होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोरियलिस बल की शक्ति गतिमान वस्तु के अक्षांश और वेग दोनों पर निर्भर करती है। ये ध्रुवों पर अधिकतम और यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन सर्वाधिक प्रभाव होता है और वही विषुवत रेखा पर शून्य हो जाता है, जहाँ कोई पार्श्व विशेष जो विक्षेपण है नहीं होता है वो। ठीक है, ओनली 1 बात करेक्ट है, सेकेंड बात इसकी गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या है? ये यहाँ से करेक्ट आंसर है 21 का। 22 नंबर है, तापमान व्युत्क्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। समान ताप ह्रास यहाँ पर दर उत्क्रमित होने तथा यहाँ पर जो धरातल है उसके समीप पवन के ऊपर जो पवन की तुलना में उष्ण हो जाने से ये स्थिति विकसित होती है। पहली बात 20 का जो 2 है इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि समानता ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, लेकिन व्युत्क्रमण के दौरान पवनों की निचली परत ऊपरी परत से ठंडी हो जाती है, गर्म नहीं होती है। ये व्युत्क्रमण तब होता है जब सतह तेजी से ठंडी होने लगती है। ठीक है, यहाँ पर गर्म नहीं होगा, तो पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। सेकेंड, ये बादल रहित आकाश और शांत पवन जो परिस्थिति है उसमें वाली एक लंबी शीतकालीन रात के दौरान सर्वाधिक सम्मान मानी जाती है। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट हो जाएगी, मतलब पहली बात गलत है और दूसरी बात इसकी करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका केवल दूसरी बात यहाँ से सही है, तो बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक मौसम प्रतिरूप पर अल नीनो का एक समान प्रभाव होगा? आंसर हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये इंडोनेशिया में सूखा और भारत में दुर्बल मानसून। सी क्या होगा? यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो प्रभाव होगा समान, यहाँ से सी स्टेटमेंट सही है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल नीनो का प्रभाव वैश्विक और प्राय गंभीर होता है और ये भारत में, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के सूखे और दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा तथा बाढ़ का कारण बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 23 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। 24 नंबर, हिंद महासागर में द्विध्रुव के संबंध में विचार करना है।
सकारात्मक जो द्विध्रुव होते हैं हिंद महासागर द्विध्रुव, इसके दौरान अफ्रीका के निकट पश्चिमी हिंद महासागर का उष्मण होता है, जबकि इंडोनेशिया के निकट पूर्वी हिंद महासागर में शीतलन होता है। पहली बात 24 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये क्या होगा, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक आयोडी के दौरान पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जबकि इंडोनेशिया के पास जो पूर्वी हिंद महासागर का तापमान घटता है। इससे भारत में अधिक मानसून वर्षा और इंडोनेशिया में शुष्क मौसम, अरब सागर में अधिक चक्रवात निर्मित होते हैं। ये सब बात लिख सकते हो। सेकेंड बात है नकारात्मक आयोडी, आयोडी मतलब समझ रहे हो ना कि हिंद महासागर द्विध्रुव लिखा हुआ है। इसके दौरान पूर्वी हिंद महासागर का उष्मण होने के साथ अरब में चक्रवातों की आवृत्ति क्या उससे वृद्धि हो जाती है। सेकेंड बात क्या होगी, गलत है। सेकेंड बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऋणात्मक आयोडी में परिणामस्वरूप बंगाल की खाड़ी में समानता अधिक चक्रवाती उत्पत्ति होती है, ठीक है, और अरब सागर में चक्रवातों की उत्पत्ति कम हो जाती है, अधिक या वृद्धि नहीं होती इनमें। ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 25 नंबर देखते हैं इसमें। ला नीना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इस स्थिति में असमान तीव्र व्यापारिक पवने के कारण मध्य तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में शीत जल का असमान संचय होता है, ठीक है। पहला क्या होगा, 25 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है ला नीना की स्थिति में उत्तरी अमेरिका में शीतकालीन तापमान समान से कम होता है और अटलांटिक महासागर में हरिकेन गतिविधि में वृद्धि होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से 25 की ये भी करेक्ट है। दोनों बातें क्या यहाँ से जो है ला नीना के जो बारे में एकदम करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है 25 नंबर का। 26 नंबर यहाँ से बहिरुष्ण कटिबंधी चक्रवात के संबंध में विचार करना है। ये ध्रुवीय वातावरण को विकसित होते हैं जहाँ उच्च कटिबंधी वायुराशियाँ शीत ध्रुवीय वायुराशियों से मिलती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से देखते हैं इसकी 26 क्या है। सेकेंड बात है ये बोल रहे हैं कि जो ये चक्रवात मुख्य रूप से उच्च कटिबंधीय क्षांशों से कम दाब वाले क्षेत्रों में पवनों की अभिसरण के कारण निर्मित होती है। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, उस जो उच्च कटिबंधीय चक्रवात क्षांश में उच्च कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उसकी तरह गर्म कोर के चारों ओर पवनों के अभिसरण में निर्मित होती है, ठीक है। इनकी शुरुआत डायनामिक एटमॉस्फेरिक अस्थिरता से होती है, ना कि उष्ण समुद्री कनेक्टिविटी से। ओनली वन करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक बात इसकी सही हो जाएगी 26 की। 27 नंबर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में विचार करने कथन एक कथन 2। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक सतही तापमान वाले उष्ण समुद्री जल में विकसित होते हैं, जिससे क्या चक्रवात के निर्माण हेतु आवश्यक ऊर्जा मिलती है। पहली बात क्या है, 27 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। दूसरा, आर्द्र वायु यहाँ पर के संघनन से मुक्त होने वाली जो गुप्त ऊष्मा है उसको चक्रवात ऊर्जा मिलती है, जिससे क्या चक्रवात प्रणाली में विकास के साथ उसकी तीव्रता में वृद्धि होती है। दोनों बातें क्या होंगी यहाँ से इसकी करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है 27 का। 28 वायु राशि के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये वायु राशि का एक विशाल पिंड होता है जिसमें अपने स्रोत क्षेत्र से प्राप्त एक समान तापमान और आर्द्रता जैसी विशेषताएं होती हैं इसमें। पहली बात क्या होगी, 28 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है। वायु राशि का विकास आमतौर पर महासागरों, रेगिस्तान व हिमालय वाले जो मैदान है उसमें बड़ी एक समान सतहों पर होगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर किसी वायु राशि के निर्माण के लिए सतह का विस्तृत एक समान और स्थिर होना आवश्यक होता है, जैसे कि महासागर, रेगिस्तान या बर्फ से ढके मैदान पर जहाँ तापमान एक दाब न्यूनतम परिवर्तन सतह को लेकर जो पवन के बीच के यहाँ पर जो समय उसके संपर्क बना रखने की अनुमति देता है। तो दोनों बातें यहाँ से क्या है इसकी करेक्ट है। आंसर 28 का सी बात यहाँ से सही हो जाएगी। 29 है 29 नंबर में बोला है इसमें एक ऐसी मौसम प्रणाली का विकास होता है जिसमें उष्ण आर्द्र पवनें क्रमिक रूप से वापस लौटती हैं, शीत वायु राशि के ऊपर अध्यारोपित हो जाती हैं, जिससे स्तरित मेघ निर्मित होते हैं के साथ साथ लंबे समय तक बड़े क्षेत्र में लगातार हल्की विस्तृत वर्षा होती रहती है। तो ये किस प्रकार के वातावरण का उल्लेख कर रहा है? आंसर हो जाएगा 29 का उष्ण वातावरण की बात कर रहा है ये, ठीक है। क्या कर रहा है? उष्ण वातावरण की बात कर रहा है, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि स्थायी वातावरण तब निर्मित होता है जब यहाँ पर कोई भी वायु राशि विशेष रूप से गति नहीं करती है। इसके परिणामस्वरूप लगातार मेघ छाए रहते हैं और हल्की बारिश होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ के संबंध में विचार करना है। यह महासागर नितल का सबसे तीव्र ढलान वाला भाग होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ महासागर तल का सर्वाधिक तीव्र ढलान वाला भाग नहीं होता है। ये विशेषता इसकी होती है कि जो महाद्वीपीय ढलान की जो होती है
जो गहरे समसागरीय बेसिन में तेजी से उतरती रहती है वो, ठीक है। सेकेंड, ये चिली और सुमात्रा के तटों पर लगभग अनुपस्थित होती हैं। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ कुछ विवर्तनिक रूप से सक्रिय महाद्वीपों किनारे चिली और सुमात्रा जैसे जो क्षेत्र हैं तट उस पर अनुपस्थित ये बहुत सक्रिय होती है। ये जीवाश्म ईंधन का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि लाखों वर्ष पहले यहाँ पर जो नदियों में हिमनद और लहरों द्वारा लाए गए तलछट निक्षेप को लेकर शेल्फ में जमा जाते थे, जिससे यहाँ पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के जीवाश्म को लेकर समृद्ध बन गए थे। तो 2 और 3 बातें इसकी करेक्ट है। 30 का आंसर क्या होगा? 30 का जो आंसर हो जाएगा इससे बी स्टेटमेंट 2 बातें सही है। 31 है, निमग्न यहाँ पर कैनियन समानता किसके किनारों पर मिलते हैं? ठीक है, निमग्न कैनियन समानता किन के किनारों पर मिलते हैं? आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये महाद्वीपीय सीमांत से सीधे तट पर, जो महाद्वीपीय सीमांत है इसके सीधे तट पर यहाँ पर देखे जाएंगे, राइट। ये महाद्वीपीय शेल्फ और ढलान के साथ साथ पाई जाती है, जहाँ पर महाद्वीपीय किनारा गहरे समुद्र की ओर यहाँ पर उतरता रहता है। ऐसे में माना जाता है कि यहाँ पर यह आकृतियाँ प्राचीन नदियों द्वारा निर्मित हुई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गयोट्स निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वोत्तम वर्णन किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा गयोट्स क्या है? देखो, गयोट्स जो है ये यहाँ पर जो गयोट्स आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर 32 का ए, मतलब सपाट शीर्ष वाले जो निमग्न ज्वालामुखी पर्वत हैं वो, ठीक है। ये देखो, ये सीमांत और यहाँ पर अत्यधिक ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं और कभी कभी क्या विवतली मैदान कई हजार ऊपर ऊंचाई तक भी उठ सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर जब कोई सीमांत इतना ऊंचा हो जाता है कि वह समुद्र तट से निकट पहुँचता है तो उसकी चोटी लहरों द्वारा यहाँ पर अपर्दन और यहाँ पर समुद्री प्रक्रिया में प्रभाव डालने में काम करती हैं। निरंतर अपर्दन से उसकी चोटी समतल हो जाती है, जिससे उसका शीर्ष मेज जैसी आकृति दिखाई देने लगता है। तो यहाँ से अब जो आंसर हो जाएगा इसका सपाट शिखर वाले जो निमग्न पर्वत, ये आपका गयोट्स का एक अच्छा एग्जाम्पल बताता है। 33 नंबर देखते हैं यहाँ से, निम्नलिखित पर विचार करना है। महासागरीय गर्त लंबे सक्रिय गड्ढे होते हैं जिनका निर्माण अभिसरण प्लेट सीमाओं पर होता है, जहाँ एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे छेपड़ होता है। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बात एकदम सही बोला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मुख्यतः प्रशांत मेखला जो है उसमें गठित होते हैं, ठीक है। और मरियाना गर्त लगभग सर्वाधिक गहरा है और इस चैलेंजर द्वीप में लगभग 11,034 मीटर की गहराई पर पहुंचती है ये, ठीक है। तो याद रखना है पॉइंट ये, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। सेकेंड बात है इसका, सेकेंड बात बोला है कि महासागरीय जो गंभीर कास है, महासागरीय गंभीर कास है वितली मैदान से विस्तृत समतल क्षेत्र से जिनका निर्माण सूक्ष्म अवसादी निक्षेप से होता है। सेकेंड बात क्योंकि सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो वितली मैदान है ये विस्तृत हल्की ढलान वाली क्षेत्रीय सतह है जो सूक्ष्म अवसादों से ढकी होती हैं और ये खड़ी और संकीर्ण गर्तों से भिन्न होती हैं। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक करेक्ट होगा। निम्नलिखित पर विचार करना है, ये जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब वे वृहद ज्वार आता है। पहली बात क्या होगा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जब सब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में संरेखित होते हैं तो उनके संयुक्त से गुरुत्वाकर्षण बल वृहद ज्वार उत्पन्न करता है और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समय घटित होता है। इसमें 4 ज्वार का सबसे बड़ा अंतर देखा जाता है, जबकि यहाँ पर अत्यधिक उच्च ज्वार अत्यधिक नीचे ज्वार से भिन्न होते हैं। पहली बात सही है। सेकेंड, सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष एक दूसरे से समकोण पर होते हैं जब लघु ज्वार आता है। सेकेंड बात भी सही है, ठीक है, दोनों बातें सही है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो सी। 35 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल नामक एक जल निकाय द्वारा पृथक करते हैं। पहली बात 35 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भैरवन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। बंगाल की खाड़ी में स्थित लक्षद्वीप ज्वालामुखी उत्पत्ति का द्वीप समूह होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर में न कि बंगाल की खाड़ी में है ना, किधर होगा? ये अरब सागर होगा, यहाँ पर इसका बंगाल की खाड़ी नहीं होगा, इस वजह से गलत होगा। बाकी बातें पूरी इसकी सही है। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। 35 का आंसर बी यहाँ से आंसर हो गया। 36 नंबर देखते हैं। मेघालय का और यहाँ पर कार्बी आंगलोंग पठार को मुख्यतः प्रद्वीपीय पठार का विस्तार माना जाता है। पहली बात 36 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वोत्तर का पठार भूगर्भीय दृष्टि से मुख्य महाद्वीपीय पठार का विस्तार है। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण के दौरान भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर गति के कारण हुआ था, जिससे राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय के पठार के बीच एक अवसाद उत्पन्न हुआ था।
सेकेंड बात, पहली बात सही है। मेघालय पठार कोयला, लोहा अयस्क, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज के संसाधन से संबद्ध होगी। सेकेंड बात होगी, सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कार्बी आंगलों पठार की उपशाखाएं हैं ये। तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि मेघालय पठार गारो खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियों में से विभाजित है, जिनके नाम वहाँ निवास करने वाले जनजातीय समुदाय के आधार पर रखे गए हैं। ये कार्बी आंगलों पठार का हिस्सा नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1-2 बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 36 का करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही है। 37 है। 37 है, काला सागर निम्नलिखित में से किन से सीमाबद्ध है? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर ये यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया उससे है। ठीक है, क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है 37 का। आगे देखते हैं, ये जो सागर है आकार में लगभग अंडाकार और यहाँ पर जलटमुरमत की एक संकीर्ण श्रृंखला बस्फोरस, मारमारा सागर और डार्डानेल्स जैसे एजियन सागर से जुड़े होते हैं, है ना। तो यहाँ से भूमध्य सागर से संबद्ध होगा इसका, तो ए यहाँ से क्या होगा? आंसर है। 38 है, कैस्पियन सागर के संबंध में विचार करना है। ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। पहली बात होगी 38 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, वोल्गा नदी यूराल के साथ मिलकर इसके उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात स्टेटमेंट जो यहाँ से रहेगा ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वोल्गा नदी यूराल और यहाँ पर 13 नदियाँ उत्तरी कैस्पियन सागर में गिरती हैं तथा यहाँ पर कुल प्रवाह का लगभग 88% योगदान देती हैं। ठीक है, मध्य और दक्षिणी कैस्पियन के जो पश्चिमी तट है उसका सुलग, समूर, कुरा कई स्थानों में छोटी छोटी नदियों का कुल प्रवाह 7% योगदान देता है। तो क्या होगा? सेकेंड बात भी सही है। दोनों क्या यहाँ से करेक्ट है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सी बात यहाँ से सही है। 39, जिब्राल्टर जलटमुरमत में से किन जल निकाय को जोड़ता है? आंसर हो जाएगा 39 का ये जो जोड़ता है करेक्ट आंसर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। क्या होगा? ए यहाँ से 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिब्राल्टर जलटमुरमत स्पेन के दक्षिणी सिरे और यहाँ पर मोरक्को के उत्तरी तट के बीच स्थित एक सक्रिय जलमार्ग है। ये भूमध्य सागर के पश्चिम छोर का निर्माण करता है जो इसे अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। मेघालय पठार के संबंध में विचार करना है। ये माल्टा गैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से अलग करता है या पृथक करता है। पहला क्या होगा? 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मेघालय पठार जिसमें गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ शामिल है माल्टा गैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से अलग होता है, जो एक निम्न भूमि क्षेत्र है जो इसे मुख्य प्रायद्वीप पठार से अलग करता है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग शिखर है। ठीक है, नोक्रेक नहीं होगी, तो बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। ए यहाँ से 40 का आंसर है। 41 है, पर्वतीय दर्रा और संपर्क किसके बिंदु देखते हैं 41 को। पहला है यहाँ पर जो बोल रहा है जिलेपला सिक्किम और लहासा, पहली बात करेक्ट है। खारदुंगला, सियाचिन ग्लेशियर और ले, सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। बुर्जिल दर्रा, कश्मीर घाटी और लद्दाख, तीसरी बात भी सही है। अधिकांशता में यह बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, और चांगला, ले और शिमला, ये भी बात यहाँ से क्या होगी? गलत हो जाएगी चौथी वाली बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चांगला लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ले को शिमला से नहीं। ठीक है, तो बात गलत हो गया। ओनली 1, 2, 3 करेक्ट है। 3 बातें क्या है इसकी सही है। 41 का आंसर क्या हो गया? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट है 3। 42 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। स्थानीय तूफान और क्षेत्र और विशेषता देखते हैं इसको। आम्र वर्षा 42 का क्या होगा? पहला यहाँ से ये आम्र वर्षा यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर ये आम के जल्दी पकने में सहायक केरल के तटीय कर्नाटक क्षेत्र की मानसून वर्षा है। सेकेंड, फूलों वाली बौछार यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, सेकेंड क्या होगा? फूल वाली बौछार यहाँ पर जो हो जाएगा कॉफ़ी के यहाँ पर जो फूल होते हैं उसके खिलने में सहायक केरल के आम के पास यहाँ पर क्षेत्रों की एक वर्षा होती है। सेकेंड बात भी क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। पहले भी करेक्ट है। तीसरा, नॉर्वेस्टर क्या है? नॉर्वेस्टर जो यहाँ पर है जिन्हें बंगाल के असम के स्थानीय जो रूप है उसके काल के बैसाखी का आता है, उसको लेकर के तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से क्या है? सही है। करेक्ट आंसर 42 का सी, सभी 3 यहाँ पर बात सही है। ठीक है, देखो थोड़ी सी बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो अभी थोड़ी सी बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, कुछ सॉन्ग बज रहे हैं ना, कुछ यहाँ पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आज यहाँ पर इनके यहाँ जो बगल में जहाँ रहता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मैरिज पार्टी वार्टी कुछ है, तो इस वजह से लेकर यहाँ पर आज काफ़ी शोर होने वाला है। ठीक है, और अभी स्टार्ट भी कर रहे हैं लोग, तो इस वजह से मैं सोचा हूँ
कि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में वॉइस भी आ रहा होगा आपको, तो आपको मैनेज करके चलना है, ठीक है। आपको उससे मतलब जो मैं बात बता रहा हूँ सिर्फ आपको वो बातें सुननी है, बैकग्राउंड से क्या चल रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से करना है, राइट। क्योंकि देखो मुझे भी कोई मतलब नहीं, बैकग्राउंड चल रहा है चलने दो, मैं आपको एक एक चीज़ समझाता बताता जा रहा हूँ, राइट। थोड़ा सा आपको ये मैनेज करना है, किसी बात बस। तो आते हैं 43 नंबर में, देखते हैं भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 के संबंध में विचार करना है। इसके अंतर्गत स्टेट मैरीटाइम बोर्ड को प्रमुख और यहाँ पर गैर प्रमुख बंदरगाहों को प्रबंधन करने के लिए इसके साथ शुल्क निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। पहली बात, 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों? इसका स्टेटमेंट पहले क्यों गलत? क्योंकि यहाँ पर यह अधिनियम केवल गैर प्रमुख जो बंदरगाह है उसके लिए प्रबंधन के लिए तटीय राज्यों को स्थापित यहाँ पर राज्य समुद्री बोर्ड है उसको औपचारिक रूप से मान्यता देता है, तो ये बात गलत हो जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार को विवाद समाधान समितियां स्थापित करना आवश्यक है, जिनके फैसलों को अपीली सीधे उच्च न्यायालय में किया सकती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये सही हो जाएगा। ओनली टू करेक्ट है, आंसर बी यहाँ से सही आंसर है 43 का। 44 है अपना घर पहल के संबंध में विचार करना है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक चालकों के लिए विश्राम की सुविधा प्रदान करने हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। पहली बात, 44 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप ट्रक चालक की सुरक्षा, सुविधा और कल्याण में सुधार लाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुभारंभ किया था। इसको पहली बात गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड बात है इसका सेकेंड बात है अपना घर में उपलब्ध सुविधाओं में शयनगृह, स्वयं खाना पकाने क्षेत्र, रेस्तरां और यहाँ पर शुद्ध पेयजल शामिल होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा भी है क्या इसमें? देखते हैं 44 में तीसरा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 44 का जो आंसर हो जाएगा, पहला तो गलत था, दूसरी बात यहाँ से सही है, तो केवल बी यहाँ से आंसर है। 45 हाल ही में खबरों मेरा सभासार क्या है? ठीक है, खबरों मेरा जो सभासार है क्या है? देखो जो सभासार है ये देखते हैं इसको, हाँ, पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में सभासार नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित एक मीटिंग सारांश उपकरण पेश किया है, जो ग्राम सभा के अन्य पंचायत बैठक को ऑडियो तथा वीडियो रिकॉर्डिंग के चलते यहाँ पर संगठित बैठक मिनट्स को लेकर तैयार करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ हो जाएगा आपका 45 का ए आंसर स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। और ये मैनुअल दस्तावेजीकरण का समय कम करेगा, जिससे क्या हो पंचायती अधिकारी प्रभावी शासन में सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। 46 नंबर है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड SIB भारत का पहला परिमाण आधारित वित्त पोषण मॉडल है, जो कौशल विकास और रोजगार को समर्पित करता है, जिसका उद्देश्य कम से कम 60% महिलाओं को लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना। पहली बात क्या होगी? 46 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से SIB मॉडल प्रशिक्षण पूर्णता या प्रमाणन दरों के बजाय रोजगार प्लेसमेंट और स्थानीय जो परिणाम उस पर केंद्रित होता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। SIB की भी रिपोर्ट भी आई थी 2025 की, उसमें से झारखंड जो है 27% यहाँ पर रैंक के साथ शीर्ष पर है, टॉप पर है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना का स्थान रहा है, याद रखना है। और इसमें जो क्षेत्रीय रुझान जिसमें देखे गए महिलाओं के लिए मुख्यतः परिधान क्षेत्र में प्रशिक्षित थी और साथ ही खुदरा सक्षम व्यवस्था में। पुरुष किसके लिए? पुरुष यहाँ पर निर्माण क्षेत्र के उभरते ऑटोमोबाइल से उसको लेकर के रुझान में देखे गए थे, ठीक है। तो सी यहाँ से करेक्ट है। 47 नंबर है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के संबंध में विचार करना है। SAF रासायनिक रूप से विमानन टरबाइन ईंधन के समान सस्टेनेबल फीड स्टॉक से तैयार जैव ईंधन होगा। पहली बात 47 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान हेतु 2027 तक 1% SAF निर्धारण को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी? इसकी सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल उत्पादन के क्रम में प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी होगी। ये भी बात क्या एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC हरियाणा स्थित यहाँ पर अपने पानीपत रिफाइनरीज में SAF उत्पादन के लिए प्रमाणन करने वाली पहली भारत की कंपनी बनेगी। तो 1 2 3 तीनों बातें करेक्ट और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पहली कंपनी बनेगी इसलिए, ठीक है। याद कर लेना क्वेश्चन को और एक एक स्टेटमेंट इसको डीप जाकर थोड़ा पढ़ना है, ठीक। तो तीनों बातें करेक्ट हैं, डी यहाँ से आंसर है।
48 देखते हैं। 48 है मिशन सुदर्शन चक्र के संबंध में विचार करना है। ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल है जिसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक स्वदेशी बहुस्तरीय वायु एवं मिसाइल सुरक्षा प्रणाली को विकसित करना। ठीक है, पहली बात 48 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये मिशन इजराइल की आयरन डोम पर आधारित है, भारत के संस्करण को विकसित करने पर केंद्रित होगी, जिसके तहत केवल क्रिटिकल और संरचना सुरक्षा हेतु रक्षात्मक आक्रामक दोनों प्रकार की आयुध प्रणालियों को एकीकृत किया जाएगा। सेकेंड बात क्या होगी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अवसंरचना की सुरक्षा तक सीमित नहीं किया गया, इसको केवल रक्षा तक सीमित किया गया है। ठीक है, और ये अस्पताल में रेलवे, धार्मिक स्थल, सामरिक जो परिसंपत्ति हैं जैसे नागरिक अवसंरचना, उसको सुधार के लिए लक्ष्य रखा गया, लेकिन यहाँ पर अवसंरचना तक सीमित नहीं किया गया इसको। ओनली वन करेक्ट है, ए आंसर सही है। 49 एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, यूकेटी टेस्ट था उसमें। ठीक है, इसे शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एपिक द्वारा जारी किया गया है। पहली बात करेक्ट है। ठीक है, वायु प्रदूषण अब भारत के लिए यहाँ पर सबसे गंभीर सार्वजनिक खतरा भी बन गया है, जिसमें देश की औसत जो जीवन प्रत्याशा 3.5 वर्ष कमी मानी गई है। ठीक है, और अभी जो सबसे वर्ल्ड का पॉल्यूशन जो यहाँ पर सिटी है वो दिल्ली माना गया है। ये कैपिटल मान सकते हो, वो भी दिल्ली माना गया है। ठीक है, रिकॉर्ड में आ गया दिल्ली तो पॉल्यूशन की वजह से, और यहाँ पर सबसे प्रदूषित शहर जो देश है वो भारत में ही माना गया है दिल्ली को। सेकेंड देखते हैं स्टेटमेंट, इसके तहत दीर्घकालिक कण की प्रदूषण PM 2.5 के जीवन प्रत्याशा पर पड़ने वाले प्रभाव को मापा गया। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां 2.5 PM का स्तर भारत अपने मानकों से भी अधिक है इसका। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें क्या है, 49 की एकदम सही है, तो क्या होगा, डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा भारत की 46% जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहाँ PM 2.5 का स्तर भारत अपने राष्ट्रीय मानकों से भी अधिक है उसमें। ठीक है, तो क्या करना है अभी, जो यहाँ से डी इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ अगर दिल्ली जैसे सिटी में रहते हो, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हरियाणा, ये सब में, जैसे कि NCR में, राइट, तो आपको यहाँ से मास्क लगा के ही बाहर निकलना है अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ यहाँ पे धूल, आप सोचोगे कि यहाँ बाहर तो साफ है, मौसम ऐसा है ना, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो घर पहुँचते समय 2 से 3 दिन बाद आपको इसका असर दिखेगा कि गले में खराश होना है ना, और यहाँ पर अजीब सा मतलब लगना कि देखने में, मतलब यहाँ पे अंदर से फीलिंग अजीब सा आना कि यहाँ पे कैसा लग रहा है, वोमिट टाइप में होने से करके थोड़ा सा लगेगा। तो इस वजह से आपको बच के चलना है सबसे, अगर इन सब NCR की सिटी में आप रहते हो तो। ठीक है, तो ये बात भी पढ़ते पढ़ते आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि आप पढ़ते चले जाओ और सिर्फ करंट अफेयर्स और पेपर के लिए, ये सब अपने ऊपर भी अप्लाई करना है। आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 50 नंबर। हाल ही में समाचारों में देखे गए ब्रोंको टेस्ट के संबंध में विचार करना है। इसी क्रमिक शटल रन के माध्यम से खिलाड़ियों को एरोबिक सहन शक्ति, गति और थकान उभरने की क्षमता का मापन हेतु डिजाइन किया गया था इसको। पहली बात 50 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। रन के बीच बिना किसी विराम के लगातार सहन शक्ति का आकलन करने पर केंद्रित योयो टेस्ट के विपरीत ब्रोंको टेस्ट में छोटे विश्राम अंतराल की अनुमति होती है। सेकेंड बात क्या होगी, गलत है, क्योंकि योयो टेस्ट जिसमें छोटे विश्राम अंतराल आराम जो है उसकी अवधि की अनुमति होती है और जो रुक रुक कर सहन शक्ति को मापता है, उसके विपरीत ब्रोंको टेस्ट सतत एरोबिक सहन शक्ति, फुर्ती तथा समग्र हृदय की स्वास्थ्य मूल्यांकन को देखता है। ठीक है, सिर्फ पहली बात करेक्ट है, आंसर यहाँ से 50 का एक बात सही हो जाएगी। इस टाइप से दृष्टि के यहाँ पर जो टेस्ट नंबर तीसरा है, अभी कब हुआ था ये 23 को हुआ था, है ना, 23 तारीख को संडे था, 23 तारीख का टेस्ट है। तो कल ही मुझे शाम को मिला था ये, तो मैंने सोचा कि आज करा लेता हूँ इसको, और उसका जो पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2 मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, तो जो टेस्ट 3 रहेगा वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे विजन का टेस्ट नंबर 15। ठीक है, और यहाँ से अपना यूकेटी का टेस्ट नंबर 8वां इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का। तो ये सब आप सीरीज से पूरा करते चलो, सेट बाई सेट। और अब जो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक का जो मैंने कराया हुआ है, वो आपको एक सीरीज बना लेनी इकोनॉमिक के। 100 क्वेश्चन मैंने स्टैटिक कराए और 100 क्वेश्चन करीब करंट अफेयर्स करेंगे, तो 200 क्वेश्चन के अच्छे से इकोनॉमिक का डेटा तैयार हो जाएगा आपके पास। तो ये सब चीज़ें आपको करके रखना है इकोनॉमिक में खास तौर से, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी को लेकर के। ठीक है, 2 चीज़ों में आपको डेटा रखना है। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको बताता रहूँगा, या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे। राइट, एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।